हाँ, तो मैं बोल रही थी कि चैप्टर 9 पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अंडरलाइन कर रखे, मैं स्क्रीन रोक दे रही हूँ, इसको देख लेना, ठीक है। अब इसमें है क्या कि चैप्टर 8 में क्या था, ये बहुत ज़्यादा रिलेट करके पढ़ा रहा है चैप्टर 9 विथ चैप्टर 2 को भी रिलेट किया है इसने, और एक ही तो चैप्टर 8 को भी रिलेट किया है इसने, ठीक है। चैप्टर 2 बजट कंस्ट्रेंट, प्रेफरेंसेस और यूटिलिटी तीनों को रिलेट कर रखा है इसमें कहीं कहीं पे, तो इट्स ईजी टू लर्न इट, ठीक है। और चैप्टर 8 को भी कर रखा है इस चैप्टर ने कनेक्ट, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये दे रखा हैगा, वन इनपुट इज़ अनरियलिस्टिक, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्म्स विद अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। कहने का मतलब ये है, चैप्टर 8 में हमने देखा था कि हमारा सिर्फ एक इनपुट होता था और एक ही आउटपुट होता था, ठीक है। बट चैप्टर 9 में ऐसा नहीं होगा। चैप्टर 9 पे हम करेंगे मल्टी इनपुट मॉडल, यानी इनपुट हमारे एक से ज़्यादा होंगे और आउटपुट हमारा सिंगल ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये देखो, जैसे लास्ट चैप्टर में क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था ना, x क्या था, क्वांटिटी ऑफ सिंगल आउटपुट। ये कि सिंगल आउटपुट ही तो डल रहा था, गुड वन ही डल रहा था, और उससे एक निकल रहा था अनदर गुड जो कि y था, ठीक है। बट इस चैप्टर में हमारे पास इनपुट बहुत सारे होंगे, सेवरल इनपुट होगा, इसी वजह से इस इधर डिफ्रेंसिएशन होता था नॉर्मल, और इधर होगा पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनपुट होंगे और y इक्वल टू दिस होगा। लेकिन फॉर दिस ओनली चैप्टर हम y इक्वल टू ये इतने x नहीं लेंगे, सिर्फ 2x लेंगे, ये आगे आएगा मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कह रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फॉर्म होता है, ठीक है। वो हाउ डज द फॉर्म कंबाइन वेरियस इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एट द लीस्ट कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि एज अ फॉर्म, ठीक है, एज अ सप्लायर, तो अगर आपकी कोई फॉर्म है तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो इनपुट का कॉस्ट हो, यानी जो आप डाल रहे हो उसका कॉस्ट कम हो जो आपका आउटपुट हो उससे, ठीक है। यानी आपके इनपुट का कॉस्ट शुड बी लाइक लेस देन आउटपुट और कांस्टेंट। अगर वो एकदम उसी की इक्वल है तो भी आप प्रोड्यूस करोगे, उससे कम है तो भी आप प्रोड्यूस करोगे, किससे, आपके कॉस्ट ऑफ आउटपुट से। अगर इनपुट का कॉस्ट कम है या उसके बराबर है तो आप प्रोड्यूस करोगे, पर अगर नहीं है, यानी आपकी बनाई हुई चीज़ का प्राइस आपके डाले हुए पैसे से कम है, तो ऑफकोर्स सी बात है इट विल बी कॉजिंग अ प्रोड्यूस नथिंग सिचुएशन, जो कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था, ये वही बोल रहा है, ठीक है। We assume there are two more inputs that forms in the combine. We analyze how from the how the form decides how to push, how to produce, sorry, and how much of each input will use to minimize its cost and maximize its profits. लास्ट चैप्टर में हमारा सिर्फ एक गोल था कि हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना था, क्योंकि हमारा इनपुट एक सिंगल था और आउटपुट एक सिंगल था। बट क्योंकि यहाँ पर मल्टी इनपुट मॉडल है तो अब हमारे यहाँ पे दो गोल हो गए हैं, ठीक है। पहला है कि हमें एक तो कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है, और दूसरा है हमें मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट। ये बात ध्यान रखना है क्या मिनिमाइज़ करना है और क्या मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है। द ओनली टॉपिक इज़ दैट सिंगल इनपुट आउटपुट मॉडल कैन नॉट हैंडल इज़ कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन। कहने का मतलब कॉस्ट मिनिमाइजेशन। जो सिंगल आउटपुट इनपुट मॉडल होता था, यानी जो चैप्टर 8 में इनपुट आउटपुट मॉडल था, वो इन दोनों में से ये तो कर लेता था मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ये तो हमने मैक्सिमाइज कर लिया था, बट वो अपने कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने मल्टी इनपुट मॉडल बनाया। तो ये वही भसड़ है जो यहाँ पर लास्ट की 4 लाइनों में डाल रखी इन्होंने कि ये एक एक्स है, वाई है, लास्ट चैप्टर में ये था, इस चैप्टर में ये है। बट हम इस चैप्टर में ये फंक्शन लेके चलेंगे, लेट में हम ये फंक्शन लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ x1 रिप्रेजेंट अ टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट फेसिंग द फॉर्म। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हर एक फॉर्म के कंस्ट्रेंट को जो है कि टेक्नोलॉजी और नेचर को मानना पड़ेगा, ठीक है। सेब जब बोएंगे तभी उगेंगे, उससे पहले आप सेबों को नहीं बेच सकते बाजार में क्योंकि वो कच्चे होंगे, ठीक है, या उगे ही नहीं होंगे। एज did the function fx in the last chapter, the firm must work within the constraint imposed by nature, science and technology, ठीक है। the firm also faces market constraint involving the price of its output का प्राइस p है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इनपुट क्योंकि हम दो ले रहे हैं x1 और x2, ठीक है। कहने का मतलब नींबू पानी है, नींबू पानी का प्राइस है p, ठीक है। y है हमारा नींबू पानी, और x1 है हमारा नींबू और x2 है हमारा पानी। नींबू का प्राइस है W1 और पानी का प्राइस है W2, ठीक है। टाइम हॉरिजॉन्स एंड डिग्रीज ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इनपुट लेवल्स विद इन दोज टाइम हॉरिजॉन्स क्रिएट अ न्यू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि देखो
नींबू पानी तभी बनेगा ना, नींबू पानी में टाइम लगेगा यार। देखो नींबू पानी में क्या होता है, नींबू होता है, पानी होता है। पानी तो चलो तुम चाहे जहाँ से भी जो है कि क्लीन करवा लो या बोतल से ले लो, वेल उसको भी प्योरीफाई होने में टाइम लगता है। बट नींबू तो भाई जब उगेगा, जब उसका सीज़न आएगा तभी ना उगेगा, उससे पहले तो तुम नहीं उगा सकते हो ना, बात ये। तो यहाँ पर टाइम का जो है कि एक कंस्ट्रेंट नया इंट्रोड्यूस होगा, वो अभी तक हुआ नहीं है जहाँ तक मैंने पढ़ा है। इनपुट आर बोथ ऑल फ्रीली, कहने का मतलब ना नींबू पानी पे डिपेंडेंट है और ना ही पानी नींबू पे डिपेंडेंट है। यानी नींबू का ये नहीं हो सकता कि अगर पानी कम डाला है तो नींबू ज़्यादा डलेगा या कम डलेगा, या पानी कम है तो या फिर नींबू ज़्यादा है तो हम पानी कम डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से विद टेस्ट डाल सकते हो, तो वो फ्रीली वेरिएबल है। ये x1 x2 एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। Economists call a period of time that is too long or for all the firms inputs are freely available the long run। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, जब किसी टाइम ऑफ पीरियड में ये दोनों फ्रीली वेरिएबल होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो उस टाइम पीरियड को लॉन्ग रन कहते हैं, ठीक है। बट शॉर्ट रन में क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे को देख के ही बिहेव करेंगे, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के लिए, तो उसे शॉर्ट रन बोलते हैं। वही उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। इन स्टैंडर्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी द लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग इनफ टू मॉडिफाई ऑल द फर्म्स कॉस्ट। इन रियल वर्ल्ड बैंकरप्सी इज अनदर वे टू मॉडिफाई कॉस्ट एंड मे बी फास्टर देन लॉन्ग रन। यहाँ पे की एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अगर हो सके तो पढ़ने की कोशिश करना इस पैराग्राफ को। इसमें इन्होंने एक जॉन मेनार्ड कीनस, हाँ जॉन मेनार्ड कीनस की बात करिएगी। और जॉन मेनार्ड कीनस ने क्या करा था, ही वॉज अबाउट टू राइट मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट उन्होंने गलती से माइक्रो लिख दी। और उन्होंने ये बताया था कि ये जो है कि क्या बोलते हैं, या तो कॉस्ट फर्म जो है कि मॉडिफाई करता है तो बैंकरप्सी हो जाती है। कहने का मतलब है अगर फर्म ने अपने कॉस्ट नहीं मॉडिफाई किए, है ना, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा लॉस होगा। तुम्हारा लॉस हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा पैसा गया। पैसा गया इज सम हाउ सिमिलर टू बैंक में चोरी हो जाना, ठीक है। मतलब अभी तक तो मैंने इतना ही अंदाज़ा लगाया इससे, बाकी अगर असल मीनिंग कुछ और है तो भगवान जाने। और उनका एक फेवरेट कोट भी था, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड एंड इफ़ नॉट डेड परहैप्स बैंकरप्ट, वटएवर, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन इन लॉन्ग रन, अगर आप पीछे पेज पलट के देखोगे चैप्टर 8 में, एक बार पेज पलट के देखना, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि हम कुछ तरह के एजम्पशंस मानते हैं जिसमें मोनोटोनिसिटी, कन्वेक्सिटी, ये सब इंट्रोड्यूस होता था, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के लिए अजम्पशंस होते हैं। अब टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होती क्या है, थोड़ा आसान वे में समझाती हूँ इसे। मान लो जैसे, एक सेकेंड रुको, मैं ना रफ नोटबुक लेकर आती हूँ, उसमें बताती हूँ।